पिता की मौत से विनय दुखी तो था, पर उससे भी ज्यादा उनके क्रियाकर्म पर होने वाले खर्च से परेशान था। वह सोच में पड़ गया। पत्नी नित्या के कहने पर विनय ने अपनी दोनों बहनों रितु और सुरभि से पैसे क्या मांग लिए। उनकी आंखों की किरकिरी बन गया। फिर मायके के घर में अपना हिस्सा लेकर ये दोनों बहनें क्या जीत की मिठाई खा सकी, या फिर आज सुबह सुबह सोहन लाल जी की आंखें मूंदते ही विनय और उसकी पत्नी नित्या के समक्ष तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। पिता के जाने का दुख तो विनय को था ही, लेकिन साथ ही साथ विनय और नित्या को अब इस बात की चिंता भी सताने लगी थी कि पिता की अंत्येष्टि और मृत्यु पर्यंत समाज के द्वारा बनाए गए ढकोसलों पर खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जो भी पूंजी थी वह तो पहले ही दोनों बहनों रितु और सुरभि को एक अच्छे परिवार और रईस खानदान में ब्याहने में चले गए थे, और फिर बची खुची पूंजी भी पिताजी की बीमारी में स्वाहा हो गई। उनमें इतना साहस नहीं था कि वे लोगों के कमेंट सुन सके। अभी तक तो यह स्थिति थी कि पिता की थोड़ी सी पेंशन और घर से लगी विनय की एक छोटी सी किराने की दुकान से बच्चों की पढ़ाई और जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन अब पिताजी के जाने के बाद यह सब कैसे हो पाएगा, यह सोचकर विनय निढाल सा सोफे पर जा बैठा। तभी नित्या उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, चलो उठो, रितु और सुरभि को खबर करनी पड़ेगी और बाकी रिश्तेदारों को भी खबर दो। जो होना था वह तो हो ही गया, अब आगे की आगे सोचेंगे। पहले जो सामने है उसे तो निपटाए। मेरे पास दोनों बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे रखे हैं, उन्हें आप अभी के लिए ले लो और फिर रितु और सुरभि के आने के बाद उनसे कुछ मदद के लिए कहना। यह सुनकर विनय की आंखों में पानी आ गया। आज उसके पास इतने रुपये भी नहीं थे कि वह अपने पिता की मृत्यु पर मेहमानों को ठहरा भी सके। उसे अपने पिता के अंतिम क्रियाकलापों के लिए भी अपनी दकियानुसी बहनों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, जो रीति रिवाज का नाम लेकर हलवा पूरी और मौज का इंतजाम करने के मौके नहीं छोड़ती थी। बहनों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसकी अपनी मजबूरी थी। अपने रिश्तेदारों में एक विनय ही तो था जो पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। सोहन लाल जी की मृत्यु की खबर पाकर सभी आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने लगे। सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। सभी एक दूसरे को अपने पैसे की शान इस शोक स्थल पर भी दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन सभी विनय की कन्नी काटते हुए नजर आए, क्योंकि विनय की माली हालत से सभी वाकिफ थे और कोई भी विनय की मदद रुपये पैसों से नहीं करना चाहता था। ऊपरी तौर पर भले ही सभी शोक जता रहे थे और जहाँ तक हो सके सहयोग करने की बात भी कह रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी इस बात से डरे हुए थे कि कहीं विनय कुछ रुपये पैसे मांग न ले। विनय की दोनों बहनों के आने के पश्चात और उनके द्वारा अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के उपरांत अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर दी गई। रिश्तेदारों को विदा करने के बाद जब विनय ने अपनी दोनों बहनों से कहा, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, बाबूजी की बीमारी और अब उनकी मृत्यु के बाद जो थोड़े बहुत कर्मकांड करने पड़ेंगे, इस सब पर बहुत खर्चा बैठेगा। तुम दोनों का परिवार संपन्न है, अगर तुम दोनों पैसों का इंतजाम कर दो तो मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। विनय का इतना कहना था कि दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। उसके बाद रितु, जो विनय से छोटी और सुरभि से बड़ी है, उठ खड़ी हुई और तुनक कर बोली, देखो भैया और भाभी, आप भी सुन लो, हम दोनों बहनें पैसे वाले और रईस परिवार में जरूर गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम आप लोगों के शौक और ज़रूरतों के लिए अपने ससुराल से पैसे ला कर दे। हमारा भी कुछ मान सम्मान है कि नहीं उस घर में। ससुराल से रुपये पैसे लाकर आप लोगों को देने लगे
तब तो फिर हो गया। सबके आगे ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, मजाक बन जाएगा हमारा। और तो और मेरी ननद मुझे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। कहेगी कि कैसी भुक्कड़ घर की आई हो, भैया को देना चाहिए तो उल्टा आपके भैया भाभी बहन के आगे हाथ फैला रहे हैं। ना रे बाबा ना, भैया मुझसे तो रुपये पैसे की कोई उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। हाँ, छोटी का तो छोटी जाने, वो देख ले उसे जो करना है। रितु के ऐसा कहते ही सुरभि ने अपना पल्ला यह कहते हुए झाड़ लिया कि वह भी अपने घर से 1 रुपया नहीं ला पाएगी, क्योंकि अभी अभी उसके पति ने नया व्यापार शुरू किया है जिसमें काफ़ी पैसे लग गए, इसलिए वह रुपये पैसे से तो कोई मदद नहीं कर पाएगी। और फिर हमने यूरोप जाने का प्रोग्राम भी बनाया है और उसके लिए काफ़ी पैसे पहले ही ट्रैवल एजेंट को दे दिए हैं। इतना कहकर सुरभि रितु की ओर देखती हुई कुछ कहने का इशारा करने लगी। विनय आप दोनों सगी छोटी बहनों को चुपचाप सुनता रहा और भीतर ही भीतर अपनी बेबसी में टूटता रहा। तभी नित्या बोली, हम आप दोनों से पैसे उधार के तौर पर मांग रहे हैं। हम आप लोगों से पैसे डकार नहीं जाएंगे। मुसीबत आ पड़ी है इसलिए मांग रहे हैं, कोई अपना शौक पूरा करने को नहीं मांग रहे हैं। और फिर इनके पिता आप लोगों के भी तो कुछ लगते थे, आप लोगों का भी तो कोई फर्ज बनता है। नित्या ने इतना क्या कह दिया। रितु उस पर टूट ही पड़ी और कहने लगी, अरे रहने दो भाभी, आप हमें फर्ज का पाठ ना पढ़ाओ तो बेहतर होगा। जब भी हम दोनों बहनें तीज त्योहारों पर यहाँ अपने मायके आई तो आप और भैया ने कौन सा अपना फर्ज निभाया है। हमें एक एक सस्ती सी साड़ी पकड़ा कर अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ लिया और अपनी तंगी का रोना लेकर बैठ गए। अभी रितु की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी सुरभि कूद पड़ी और कहने लगी, सही कह रही हैं दीदी, आप दोनों का तो सदा से पैसों का रोना रहा है, जबकि जबलपुर जैसे शहर के बीचों बीच बाबूजी का यह मकान और दुकान है जिस पर आप लोग पहले से ही कुंडली मार कर बैठे हैं। बाबूजी अपने पेंशन भी आप लोगों पर ही खर्च करते थे और फिर बाबूजी के एकलौते बेटा बहू होने के नाते उनका अंतिम क्रियाक्रम करना आप दोनों का ही फर्ज है। विनय सोफे पर बैठा भीगी आंखों से बिना कोई जवाब दिए अपनी बहनों की तीखी और स्वार्थ भरी बातें सुनता रहा। उसका दिल तार तार हो गया और उसकी आत्मा बार बार चीख चीख कर उससे बस एक ही सवाल कर रही थी कि क्या पैसों के आगे खून के रिश्ते का कोई मोल नहीं, क्या अपनों का कोई मायने नहीं रह गया है। जिनकी मृत्यु हुई है वह कोई और नहीं, इनके भी पिता थे और ये वही पिता थे जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद कर्ज के बोझ तले दबते चले गए और उफ तक नहीं किया। आज उन्हीं के नाम पर उनकी अपनी बेटियां 4 पैसे खर्च करने को तैयार नहीं और जिस भाई को दोनों खरी खोटी सुना रही हैं, जिसे अपने पिता के घर और दुकान पर कब्जा करने का लांछन लगा रही है, ये वही गरीब बेबस भाई है जिसने अपने बीमार पिता की सेवा बिना किसी शिकायत से करता रहा, अपनी बहनों का मान रखने के लिए कर्ज लेकर हर तीज त्योहार में अपनी हैसियत से बढ़कर उन्हें दिया। विनय की दोनों बहनों से यह सुन नित्या से रहा नहीं गया। वह विफर पड़ी और कहने लगी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपने सुख और बच्चों के भविष्य की चिंता किए बिना बाबूजी और तुम्हारे भैया को तुम दोनों की शादी बड़े रईस परिवार में करने के लिए कर्ज लेने दिया। अगर तुम्हारे भैया और बाबूजी कर्ज लेकर तुम दोनों का ब्याह ना करवाए होते तो आज तुम दोनों बड़े घर की बहुरानी ना होती। हमें आज यह दिन ना देखना पड़ता और ना ही
तुम दोनों से इतना सुनना पड़ता। रही बात इस दुकान की, तो आजकल इतने सारे मॉल और बड़े बड़े किराना स्टोर खुल गए हैं कि इस छोटे से किराने की दुकान से कोई नमक तक खरीदना पसंद नहीं करता। इस गली के कुछ लोग सामान खरीद ले, वही बहुत है। भाभी के इतना बोलते ही तकरार बढ़ गई। दोनों बहनों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो 1 रुपये भी नहीं देंगी। विनय को आगे का कर्म कांड जिस प्रकार निपटाना हो निपटाए, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों बहनें सीधे 13वीं पर ही आएंगी। इतना कहकर दोनों वहां से चली गई और विनय उन्हें चुपचाप जाता देखता रहा। उसे अपनी तंगहाली और बहनों का यह कटु व्यवहार अंदर तक तोड़ गया। मरता क्या ना करता। समाज में व्याप्त मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों की वजह से विनय को अपने घर और दुकान को गिरवी के तौर पर चढ़ाना पड़ा। 13वीं के दिन फिर सभी नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग शामिल हुए और मज़े से जायकेदार भोजन का लुत्फ भी उठा रहे थे और विनय की बुराई भी करते हुए हर किसी न किसी चीज़ में मिन मेख निकाल रहे थे। दोनों बहनें भी मेहमानों की तरह आई। विनय और नित्या के द्वारा की गई व्यवस्था और खान पान पर कमी निकालकर अपने पिता को खोने का ढोंग कर वापस अपने ससुराल चली गई। 13वीं से जाने के बाद रितु और सुरभि ने कई महीनों तक विनय और नित्या की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और एक दिन अचानक विनय के घर पर कानूनी नोटिस आया, जिस पर दोनों बहनों ने घर और दुकान पर अपने हिस्से का दावा कर दिया था। यह पढ़कर विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बहनें, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास सब कुछ था, वे चंद पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएंगी। नित्या को जैसे ही हिस्से के बारे में पता चला, वह गुस्से में तमतमा उठी। उसकी भौहें तन गई। तभी विनय उसे समझाते हुए बोला, शांत हो जाओ तुम। कानूनी तौर पर पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बराबरी का अधिकार होता है और वही वो दोनों मांग रही है। इसमें कोई गलत भी नहीं है। वैसे भी मकान और दुकान दोनों गिरवी पड़े हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं घर और दुकान वापस पा सकूं। तो ठीक है, इन्हें बिक जाने दो। कम से कम रितु और सुरभि को तो उनका हिस्सा मिल जाएगा। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। विनय के ऐसा कहते ही नित्या उसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। शांतिपूर्वक मकान और दुकान बिक गए, जिसके 3 हिस्से हुए। रितु और सुरभि अपने हिस्से के रुपये लेकर चली गई। इधर अपना कर्ज चुकाने के बाद विनय के हाथों में कुछ नहीं बचा था। विनय के परिवार के सिर से छत, उसके बीवी बच्चों के मुंह से निवाला और उसका रोजगार सब छीन गया था। उसका पूरा परिवार रास्ते में आ गया था। उधर दोनों बहनें इस बात का जश्न मना रही थी कि उन्हें उनके हिस्से का पैसा मिल गया। तभी रितु की सहेली अर्चना वहां आ गई, जो पिछले कुछ समय से शहर से बाहर थी। अर्चना को देखते ही रितु ने उसे गले लगा लिया और उसकी ओर मिठाई की प्लेट बढ़ाती हुई बोली, तू एकदम सही समय पर आई है, ले मुंह मीठा कर। अर्चना मिठाई की प्लेट हाथों में लेती हुई बोली, अरे पहले यह तो बताओ कि यह मिठाई किस खुशी में। तभी रितु चहकते हुए बोली, हमारे बाबूजी का मकान और दुकान, जिसमें हमारे भैया कब्जा जमाए बैठे थे, आखिरकार बिक ही गया और हम दोनों बहनों को हमारा हिस्सा मिल ही गया। ये हमारे जीत की मिठाई है। यह सुनते ही अर्चना मिठाई की प्लेट नीचे रखती हुई बोली, मैं यह मिठाई नहीं खा सकती। इस मिठाई में मिठास नहीं, कड़वाहट छुपी है।
ये वह मिठाई है जिसमें एक बेबस भाई का बेघर हो जाने का दर्द छुपा है। तुम दोनों बहनें जीत जरूर गई हो, लेकिन भाई बहन का रिश्ता हार गया है। इतना कहकर अर्चना वहां से चली गई। रितु और सुरभि सुन खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उन्हें उनका स्वार्थ रूपी असली चेहरा दिखा दिया हो। कोई भाई को अगर अपनी बहनों को अच्छे घर में ब्याहने का ये सजा मिले, तो क्या कोई भैया भविष्य में ऐसा कदम उठा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।